हाल में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास, सबसे पहला जो लॉ होता है, मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो है मास किसने दिया था, एंटोनियो लवोजियर ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, आपका जो है जॉन डाल्टन ने दिया था, और गेल उसाक ने गैसिस लॉ दिया था, और एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो लॉ दिया था। अब हम बात करते हैं पहला लॉ क्या होता है, ध्यान सुना। मैं आपको अगर जो सिंपल शब्दों में समझाऊं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आप ना तो मास को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी चेंज, ओनली वी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फिजिकल एंड केमिकली। हम क्या कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं मास को बना ले रहा हूं, वो समझो कि एक तरह से गॉड है। खुद सोचिए, अगर उसने क्या किया होगा, अगर कोई भी मैटर बनाया होगा, तो अगर मैं फंडामेंटल पे जाऊं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बना लिया होगा, क्या यही बनाया होगा, बनाया होगा कि नहीं? अगर यस जिसने ये बना लिया, इनकी अरेंजमेंट को बना लिया, वो कुछ भी बना सकता है। अब एक बच्चा को रहा नहीं गया, बोला कि सर आप मुझे ये बताओ, आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाते हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ बनाते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, एक्चुअली करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम फंडामेंटल लेवल पे बात करें कि मास को हम नहीं बना सकते, हमने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज कर दिया। तो सर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए मेरे पास 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 न्यूट्रॉन। मैं समझाने के लिए मैंने क्या करा कि इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिया, या इसमें मैंने 2 प्रोटॉन ऐड कर दिए तो 12 प्रोटॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने 12 कर दिया, और यहाँ पे न्यूट्रॉन मैंने 14 कर दिया। एक एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पे मास नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नहीं बनाया, हमने क्या करा, एक को चेंज करके उधर डाल दिया। तो यहाँ पे जिसने भी अगर जो मास को बना लेगा, वो दुनिया में कुछ भी बना सकता है। ओके, अच्छा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यही लॉज ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसका मतलब है मास को ना तो आप बना सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के दौरान ना तो आप मास बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में समझाता हूँ, ये कहना क्या चाहता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने H2 लिया, ठीक है, H2 प्लस O2, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, H2O बना दिया। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे इसको 4 ग्राम लिया, और इसको मैंने कितना ले लिया, 32 ग्राम ले लिया। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है, उतना ही मास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। अगर 4 प्लस 32 है तो 36, तो इधर साइड मास क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको एक और से भी कह सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप उसका फिजिकल चेंज कर रहे हो या केमिकल चेंज कर रहे हो, तो उसमें जो है क्या होगा, मास चेंज नहीं होगा। तो ये कहता है रिएक्टेंट का जितना मास होगा, उतना ही मास क्या होगा, बराबर। यहाँ पे देखिए बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह देते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि आप इस लॉ को तोड़ नहीं सकते कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है, उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। अगर कोई कंपाउंड रिएक्टेंट के जितना है उतना प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द दिस रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, उतना ही मास ऑफ क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे रसगुल्ला नहीं समझना कि एक व्हाइट वाला रसगुल्ला है और एक ब्लैक वाला है, इधर साइड रखा और इधर साइड नहीं। ये है बेसिकली हाइड्रोजन को जो हमने व्हाइट वाले से ले लिया, और ऑक्सीजन को जो हमने इससे ले लिया।
इसका थोड़ा साइज बड़ा है तो इस प्रकार से इसको ले लिया, ठीक है, ओके। अब हमने इसको रिएक्शन कराया तो देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो देखिए जितना इधर था उतना ही क्या आ गया, इधर साइड आ गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास जितना साइड रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही साइड क्या रहेगा, प्रोडक्ट का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था, एंटोनियो लवोजियर ने दिया था, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे यहां पे फिर से हम लेते हैं H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे भी हमने 2 ले लिया। यहाँ पे मैंने मास ले लिया 4 ग्राम और यहाँ पे मैंने मान ले लिया, कितना ले लेता हूँ, 32 ग्राम। अगर आपने इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आपको वाटर बनाना हो, ठीक है, अगर आपको क्या करना हो कि वाटर को बनाना हो तो हमेशा 1:8 रेशियो में क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पानी की बात करूं, कहीं का भी पानी हो, वो जो रेशियो होगा वो हमेशा किस रेशियो में होगा, 8:1:8। इसका मतलब है हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका जो है रिएक्शन कर सकते हैं। 1 ग्राम जो है 8 ग्राम से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ओके, ठीक है। अब ये चीजें जो है समझ में आ गई कि 1 ग्राम जो है वो किससे कर सकता है, 8 ग्राम से जो है रिएक्ट करेगा। कहीं का पानी लो, आप हिमाचल का पियो चाहे दिल्ली का पियो या कहीं और जा रहे हैं पेपर पर देने, तो सबका जो वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:8। अच्छा, एक और इसको एक और तरीके से मैं आपको पहले एक और रेशियो समझाता हूँ, फिर परसेंटेज का क्या समझाऊंगा। मैंने क्या करा कि कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या बन गया, CO2 का जो है बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मास ले लिया कार्बन का 12 और इसका कितना ले लिया, 32। अगर आपको CO2 बनाना है तो कितना रेशियो लेना पड़ेगा, 4:3:8 रेशियो लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा तो उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2। आप ऐसा नहीं कर सकते कि समय के अनुसार से चेंज कर दे। आपकी इच्छा हो कि सर हम तो इसको 4:8 बना दे, या इसकी इच्छा हो कि 1:7 ले ले, क्या दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंपाउंड जो बनता है हमेशा फिक्स रेशियो में बनता है, और वही चीज को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझाता है। कह रहा डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि कोई भी कंपाउंड जो बनेगा, इन्होंने देखो यहाँ पे लिया रिवर का वाटर, रेन का वाटर, टैप का वाटर, कहीं का भी वाटर लीजिए, आपका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1:8 आएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अब अगर जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है, तो कोई मुझे बताएंगे कितना परसेंट है हाइड्रोजन है। ओके, चलिए मैं निकाल देता हूं। पहले हम लोग लिखते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि जो H2 प्लस O2 जो बनेगा वो किस रेशियो में बनेगा, 1:8। 1:8, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख के मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि परसेंटेज आपको दूसरा निकालने के लिए सिखा सकूं। 32 और यहाँ पे 36, तो यहां से मैंने निकाला 1:8, ठीक है, ओके। तो यहां से मैंने क्या करा कि 1:8 जो है 8 निकाल लिया। अब जैसे 1:8 निकाला तो मुझसे पूछा कि भाई परसेंटेज कितना है, तो हमने कहा कि टोटल मास, परसेंटेज कैसे निकालते, टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो गया, 8 + 1 9। ध्यान सुनना, कितना मास होगा, 8 प्लस, आप चाहो तो 4 + 32 यही तो करते, टोटल मास निकालते। तो हमने भी यही करा कि इसका टोटल मास कितना हो गया, जितना रेशियो है सबको ऐड कर दिया, ओके। अब मुझे हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास 1 है, इंटू मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया, ओके। अब जैसे ही करा तो ये कितना आ जाएगा, 100/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.1% आ जाएगा। तो यहां से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वाटर में जो है हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 11.1% हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा,
इन वाटर? 88.9%। ओके, कैसे निकाले हर्ष? 100 में से माइनस कर देंगे ओके, 11.1। अगर आपके पास यहाँ पे 3 से ज्यादा कंपाउंड होते तो क्या करते हैं? तो फिर से वही करते कि टोटल मास कितना है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे आपने बहुत सही दिमाग लगाया कि 100 में से माइनस कर दिया। तो टोटल कितना मास हो गया? 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। और इस बार मुझे बताइए कि ऑक्सीजन कितना ग्राम है? 8 ग्राम है। 8। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां से हमने क्या निकाले? 8/9 × 100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो ये 800 / 9 हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88.8% हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो गया? 88% हो गया। ओके, अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, किसका दे दो? ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या बन जाएगा? CO2। ओके, अब मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इसका हम 1 मोल का ही ले रहे हैं, बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको 12 ग्राम ले लिए, और इसको कितना ले लिए? 32 ग्राम। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है तो इसका कितना मास आ जाएगा? 44 ग्राम। ठीक है, अब मैं अगर इसका रेशियो में बात करूं तो अभी मैंने जस्ट निकाला था, कितना आ गया था? 3:8 रेशियो आ गया था, यही आया था। ओके, अगर मैं अब कह रहा हूं कि मुझे किसका परसेंटेज निकालना है? ऑक्सीजन का, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 11, और ऑक्सीजन का कितना है? 8 × 100, और यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? 800 / 11। अब इसको डिवाइड कर देता हूं तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? 7 से, तो 77, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अप्रोक्स में मैं लिख दूं 72%। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 22/8, तो 72.7%। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसी टाइप से किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर जो डिफरेंट डिफरेंट का क्या करेगा, आपको जो है परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा। आपको मैंने पहला बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या बताया कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, यानी कि जितना आप शुरू में रखोगे उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ऐसा कोई कहेगा कि सर क्या मैं जो है कई सारे जो है आप लोगों ने जादू वाले देखे होंगे बर्तन, जिसमें एक दाना डालते हैं 10 दाना हो जाता है। अगर ऐसा होता तो हमारे संसार में या इस वर्ल्ड में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जिस चीज की मुझे जरूरत होती उस जादुई बर्तन में डालता, और उसको मैं क्या कर लेता? निकाल लेता। निकाल लेता कि नहीं निकाल लेता? यस सर। मान लो कि चावल को डालता तो चावल आ जाते। अब मैं मान लो सोना डालता तो सोना आ जाता। अगर मैं और भी जो भी हीरा मोती जो भी डालता तो वापस आ जाता। क्या मैं पैसे डालता तो वापस पैसे आता क्या? यस सर। टाइप के नोट्स आ जाते, सेम नंबर आ जाते, तो जो है आप पकड़े चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? सेम चीज को रिपीट करता है। तो इसीलिए आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, तो उसमें क्या करता है? एक जादुई मटका रहता है, और उसके अंदर क्या करता है कि जैसे ही पैसे का नोट डालता है वो लेके जाती है दुकान, दुकान वाला जो कहता है अरे यार इसका सबका सीरियल नंबर तो सेम है, और वो जो है फिर जेल चली जाती है। तो इस प्रकार से हो जाता है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब है डुप्लीकेट बना रहे हो, तभी तो सेम नंबर, कभी भी नोट का नंबर मैच नहीं होता है। खैर, अब हम बात करते हैं, ये वाला जो है आपको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। मैं आपको पहले अपने तरीके से समझाता हूं, फिर इसको इस तरीके से समझाऊंगा। मैंने क्या करा, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप कोई दो कंपाउंड, दो एलिमेंट ले लो। मैंने कहा कि भाई ले लिया, आप चाहो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने समझाने के लिए कहा कि इनसे जो कंपाउंड बनेंगे ना, उनका रेशियो सेम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ेगा। देखो कितनी छोटी सी बात है। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन है, एक तो आप H2O बनाओगे,
एक HO बना लोगे, मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, HO2, ठीक है, HO2, या फिर हम कह देते हैं H2O2 बना लेते हैं, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मान लो ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे एक काम कीजिए कि हाइड्रोजन का मास को कांस्टेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन के मास को कांस्टेंट कर दीजिए। अगर मैं हाइड्रोजन के मास को कांस्टेंट कर दूंगा, कैसे करते हैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन का मास जो वो क्या हमेशा सेम रेशियो में नहीं आएगा, होल रेशियो में? तो यही चीज को क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे when two element combine to form two or more compound, जब क्या करते हैं, जब दो एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा करते हैं, इन विच फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट, जिसमें से एक एलिमेंट को फिक्स कर दीजिएगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, कि जो है इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें यहीं पे एक एग्जांपल वापस से लेता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसी एग्जांपल को समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स ले लिया, तो जो भी मास आएगा तो इसका 16, 32, 48 यानी कि ऑक्सीजन के ही मल्टीपल में आएगा। अगर जब ऑक्सीजन के ही मल्टीपल में आएगा तो इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? इसी लॉ को लॉ मल्टीपल कर देते हैं। इस लॉ में अगर आप वैसे देखते तो कहते 28 28 क्या करते, मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर आएगी। थोड़ा सा मास में थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है। N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस बार कहा कि मास को जो है ना यहाँ पे हमें कितना करना है, 14 करना है, ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे इसका कितना मास ले लिया, 28 ले लिया, और यहाँ पे 16 ले लिया। अब यहाँ पे हमने कितना मास ले लिया, आपका कितना ले लेते हैं, 28 गुना 56, और यहाँ पे कितना ले लिया, 32, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 56, और यहाँ पे कितना ले लिया, 48, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका मास कितना ले लेते हैं, 56, और यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं, 64। यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 56, और यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 80 ले लिया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या कह रहा है कि इसके मास को कितना करना है, 14 ग्राम। हमने मान लिया कि इसको मुझे जो नाइट्रोजन, ठीक है, कितना ग्राम करना है, 40 ग्राम करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 14 ग्राम। अब मुझे बताइए 28 ग्राम दिया हुआ है और आपको कितना करना है, 14 ग्राम सबको, तो मैं इसको कितने से डिवाइड कर दूंगा, 2 से। अगर मैं 2 से डिवाइड 14, तो क्या आप इसको भी डिवाइड करोगे? हाँ, तो इसको हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम करना है। और 56 को कितना करेंगे बताइए, 14 टाइम्स कम, यानी कि 4 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप अगर जिसको डिवाइड कर 12। ओके, 12 नहीं आएगा, 6 के मल्टीपल, 8 के मल्टीपल में आएगा। हमने इसको कितने से किया है, 14 से, यानी कि जो है इसको हमें कितना लाना है, कितना टाइम से हमें 14 लाने के लिए इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, तो इसको अच्छा 12 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, 12 कभी 48 होता है। इसको भी सिमिलरली 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, एंड कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, एंड कितना आ जाएगा, 18। अब देखो यही कहता है कि इसका मास अगर जब कांस्टेंट कर दोगे तो इसका रेशियो हमेशा होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। इसी चीज को तो अब इसको लिखता है, when two element are combined in which one element mass is fixed and then the ratio of different element will be simple number ratio या simple ratio। इसी चीज को उन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से लिखा। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बिल्कुल ही सबसे आसान लॉ है। अगर मैं कहूं तो इसको इसका कोई सिग्निफिकेंस अभी के हमारे अभी के टाइम में नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ है, ये ऐसा देखा जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, अब वाटर का केस ले लेता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे जो है वाटर ले लिया,
अगर मैंने वाटर ले लिया तो 2 ही लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता हूं, H2O, H2O2 एंड HO2, इससे ज्यादा मैं नहीं लेगा। अब मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि ऑक्सीजन के मास को कितना कर दीजिएगा, 32 ग्राम कर दीजिएगा। मेरे को गिवन क्या है, मैं यहाँ पे लिखा 2 इसका दिया हुआ है और इसका मास कितना है 16। मैंने कैसे लिया, क्योंकि एक एक जैसा जैसा हाइड्रोजन है उसी के अनुसार से 2 यहाँ ले लिया, 32 यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 32। अब मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन के मास को कितना करना है 32। अगर ये 32 करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो अब देखिए क्या इसका जो रेशियो होगा 4 डिवाइडेड बाई 2:1 हो जाएगा। इसी चीज को लॉ ऑफ क्या कहते हैं आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि जब मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा तो आपका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ओके, फोर्थ लॉ भी रेसिप्रोकल लॉ है। ये क्या कहता है, ध्यान सुनना, मैं पहले आपको समझाता हूं। यहाँ पे यही एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस प्रकार से मैं बना रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया CO2 और यहाँ पे मैंने बनाया H2O और यहाँ पे CH4 बनाया। ये कहता है अगर ये यहाँ पे देखिए तो कार्बन का मास कितना होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32 ग्राम। 32 क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16। अब वही कहता है हाँ जी, ओके, when two element combine separately with fixed mass of the third element, then the ratio of mass in which they do either same or whole number of multiple ratio in which they are combined। अगर आपने यहाँ पे इसका रेशियो निकाला, जैसे यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 12:32। मैं यहाँ पे H2O का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा 2:16। अगर मैंने यही लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3:8 आ जाएगा 3:8 और ये कितना आ जाएगा 1:8। अब कहता है कि अगर आपने कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 3/8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/8। अगर यहाँ से देखिए 8 कैंसिल हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 3/8 इंटू क्या हो जाएगा 8:1। तो यहां से हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहां से ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा क्या निकला, एक होल नंबर में निकलेगा। यही जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ है। क्या समझ में आया, एक बार फिर से समझा। यस सर थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझने की देरी है, फिर से समझिए। मैंने क्या करा कि आप क्या कीजिए कि कोई भी 2 एलिमेंट जिससे बनते हो, जैसे यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से बनता है, तो इसमें कहता है कि आप कोई 2 एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको निकालिए और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो तीसरे का होगा वो इसी के रेशियो में या इसी के मल्टीपल में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, 12:2 कितना हो जाएगा 4। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3:1 आएगा कि नहीं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। अगर किन्हीं को नहीं आया तो भी पूछ लीजिए, एक और एग्जांपल के साथ समझा सकता हूं। चलिए एक और एग्जांपल समझाओ, बोलिए। ओके, हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर का ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं, एक ट्रायंगुलर बनाते हैं। हम यहाँ से CS2 और यहाँ पे C ओके। अब ध्यान सुनना, यहां से हमने बनाया CS2 और यहां से क्या बनाया SO2 और यहां से हमने क्या बनाया CO2। अब मुझे बताइए यहाँ पे कार्बन का मास कितना होगा 12। सल्फर का मास कितना होगा, एक सल्फर का कितना होता है 32, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64। अच्छा यहाँ पे देखिए सल्फर का मास कितना हो जाएगा 32। 32। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा
32. 32 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12. 12, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32. ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, कार्बन एंड जो है सल्फर का, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 64, तो कितना कट जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया और ये 8 बार में। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन है, तो 32 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1:1। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे, अगर मैं क्या करा कि कार्बन बाय सल्फर का रेशियो निकाल रहा हूं और सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल रहा हूं, तो आना चाहिए था 3:8। क्या 3:8 आ रहा है क्या, देखते हैं, 3/8 डिवाइडेड बाई 1/1, तो यहां से इसका कितना आ जाएगा 3:1, 3:8। वही कहता है कि जब आपके पास दो एलिमेंट से जो कंपाउंड बन रहे होंगे, अगर उनका निकालिएगा तो थर्ड का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, सेम रेसिप्रोकल आ जाएगा, और इसी लॉ को हम लोग क्या कह देते हैं, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगे, बोले क्लियर है। Yes, sir. Yes, अब sir. इसको पढ़ लीजिएगा तो यही चीजें जो है लिखी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं गे-लुसाक लॉ ऑफ कम्बिनेशन। तो गे-लुसाक क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, गे-लुसाक लॉ बेसिकली जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसी तरह से, लेकिन ये किस फॉर्म में है, आपका वॉल्यूम के टर्म में है, और ये कहता है कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। जैसे मैंने मान लिया कि H2 2H2 है प्लस O2 को मैंने रिएक्शन कराया और यहाँ पे 2H2O बना। अगर मैंने इसका 2 वॉल्यूम लिया और इसका 1 वॉल्यूम लिया, तो यहां से जो है कितना वॉल्यूम मिलेगा, 2 वॉल्यूम मिलेगा। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2:1:2। इसका मतलब है जितना स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही रेशियो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ गैस कम्बिनेशन क्या कहता है। अब ये नहीं सोचना कि सर वहां पे 2 + 1 तो 3 हो रहा था, तो यहाँ पे क्यों नहीं किए। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाता है कि जितना स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा, आपका जो है वॉल्यूम मिलेगा। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ते चले जाता है। सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कई बार जेई ने भी क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा अच्छा लॉ है, आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है, फिर आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए मैंने 2 कंटेनर लिया, ठीक है, एक में मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके अंदर जो है मैंने H2 ले लिया, गैस लिया। दूसरा कंटेनर है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, O2 ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे H2 एंड O2 ले लिया, अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसका वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, इसका भी वॉल्यूम इसका भी वॉल्यूम अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, प्रेशर भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर मैंने इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, जैसे मान लो कि 100 ml है, अगर मैंने इसके अंदर क्या करा कि 10 ml या 10 ग्राम रखा और इसका भी 10 ग्राम रखा, तो कहते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो बिल्कुल क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2 जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा, 22.4। वही कहता है कि अगर आपने इसका वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इसमें जो है लीटर में ले लेता हूं, 10 लीटर ले लिया, और इसको भी मैंने कितना ले लिया, 10 लीटर ले लिया। तो अगर इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो मोल होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। कहोगे सर इसको फिल कराओ, मैं आपको 2 कंटेनर लेके समझाता हूं। मैं थोड़ा सा आसान डाटा ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि सारा चीज जो है अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सारा जो है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले लिया। यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है सेम है। अब मैंने कहा कि इन दोनों कंटेनर जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिया 22.4 लीटर, और यहाँ पे भी मैंने वॉल्यूम लिया, कितना लिया, 22.4 लीटर। अच्छा मुझे बताइए, अब मैं पूछ रहा हूं क्या इसके अंदर मैंने कौन सा गैस लिया है, H2 गैस, और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया है, O2 ले लिया। आप कोई भी गैस ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे H2 और O2 ले रहा हूं, मैं सिंपल समझाने के लिए। अब अगर मैं इसका मोल निकालूं, अभी आपको भले नहीं पता होगा मोल का, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है, ठीक है, एट एचटीपी पे। तो यहां से 22.4 और 22.4 लीटर, इसका मतलब मोल कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो यहां भी मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां भी कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23। तो वही कहता है कि अगर आपका सब टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम हो जाए, तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल इसका होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब कहते हैं डाल्टन्स थ्योरी। ये क्या है, डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। डाल्टन थ्योरी क्या क्या कहता है, डाल्टन की सिर्फ एक दो बातें सही थी, बाकी सारी बातें गलत थी। पहली बात तो इनकी बिल्कुल गलत थी कि जो मैटर होते हैं इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि बाद में गलत हो गया था, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। कहता है कि अगर सेम एटम होंगे, चाहे आप H2O में ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे NH3 में H ले लीजिए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन वाले के साथ जो है साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, नाइट्रोजन वाले के साथ साइज छोटा बड़ा होगा, नहीं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल होंगी। कंपाउंड की भले डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की, वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वही कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाएगा तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। यही एटम ही जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स होता है जो केमिकल रिएक्शन में जाता है। कोई भी चीज जो अगर ये रिएक्शन होता है, अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? Electrons. The electrons. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही केमिकल रिएक्शन होता है। क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है? क्या प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? No, No, sir. sir. होता है। कहोगे कहाँ होता है? Yes, sir. कहाँ होता है, कोई किसी को पता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में। जहां हम लोग अभी जो बात कर रहे हो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी ट्रांसफर होता है, लेकिन वो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, वही कहता है एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। वो हमेशा क्या होता है कि सिंपलेस्ट रेशियो में जब भी कंबाइन करते हैं तो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में जो है क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। एटम को ना तो बना सकते, ना ही क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। हम जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे ना, या तो कॉम्बिनेशन कराएंगे, या सेपरेशन कराएंगे, या रीअरेंजमेंट कराएंगे। इससे ज्यादा हम नहीं करा पाएंगे, हम जो है इसी चीज को करा सकते हैं। क्या क्या लिमिटेशन थी? एटम वाज नो मोर इंडिविजुअल। इन्होंने कहा था कि एटम डिविजुअल नहीं है, जबकि वो क्या था, डिविजुअल था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। इन्होंने कहा था इट एक्सप्लेन हाउ एटम आर डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट इच अदर। इसका मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट का ऐसा नहीं कि डिफरेंट एलिमेंट के साथ जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट करेगा, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज, ये सारी चीजें अभी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वही चीजें जो है
इन सब चीजों के बारे में वो नहीं बता पा रहे थे कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट का जो है डिफर फ्रॉम इच अदर होता है। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ। मान लो मेरे पास H2 है एंड O2 है और यहाँ पे हमने H2O बनाया। क्या जो H2O की प्रॉपर्टी होगी वो H2O की बिल्कुल सिमिलर होगी क्या? नहीं, इस चीज को No, वो sir. एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे H2 क्या होता है? फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। हम कहा यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में। इसको कहाँ यूज करते हैं? बर्निंग में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या करता है? बुझाता है। ठीक है, ओके। तो वही चीज कहता है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ क्यों डिफरेंट हो जाए, क्यों डिफरेंट है। अगर जब मैं जैसे कहूं कि आप लोग मिक्सचर बनाते होंगे, जैसे अगर चीनी डालोगे तो उसका शुरू में कैसा मिठास होता है, शुरू में कैसा टेस्ट होता है? मीठा होता है। लेकिन अगर जब आपने शरबत बनाया तो शरबत का टेस्ट कैसा होगा? मीठा होगा। यही तो होगा। Yes. ओके। Yes, तो sir. जब ऐसा होगा तो वहां पे तो जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्यों वो जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे? क्यों ऐसा हो रहा है कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी और इसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉपर्टी, इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कि ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, इट फेल टू एक्सप्लेन एंड व्हाई एटम एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल। ये सब क्यों आपस में रिएक्ट करा रहे हैं? आज भले आपको पता होगा कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये सारी चीजें रिएक्शन कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय के लोगों को नहीं पता था। तो वो पूछते थे कि क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, क्यों जो है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और सबके सब क्यों नहीं कर रहे थे। मैंने जो है केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को बताया भी था। ओके, थर्ड, it failed to explain the nature of force that bind together different at its molecules। आखिर H2O में ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये जो है आपस में बंधे हुए हैं? अभी पता है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसके पास, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होगा? इसके पास भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा क्यों नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जिस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इसी कारण से आपस में क्या होते थे? मॉलिक्यूल्स जो है बंधे होते हैं, और इसी कारण से इस बात को जो है क्या कर रहा था? नहीं बता पा रहा है। इट फेल टू एक्सप्लेन द गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये भी नहीं बता पा रहा था कि कैसे चीजें जो है गेल-लुसाक लॉ का जो है ये वैलिड था। ठीक है, it did not make any distinction between ultimate particle of an element that take part in reaction and ultimate particle has independent existence। कि ये भी नहीं बता पा रहे थे क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स जो है फ्री स्टेट में रह रहे हैं, यानी कि दूसरे के साथ जो है नहीं रिएक्ट कर पा रहे थे। ये बातें भी जो है क्या कर पा रहे थे? नहीं बता पा रहे थे। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? ध्यान से सुनिएगा कि एवरेज एटॉमिक मास में आपको पहले समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, उनका मास ना दिखना क्या दिया रहेगा? 1.002 ऐसा कुछ दिया रहेगा। कभी नोटिस किया है? ऑक्सीजन का 16.08 ऐसा दिया रहता है। क्यों? अब हमने आपको कहा एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उस हिसाब से तो होल नंबर आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं? Yes, sir. लेकिन ये होल Yes, नंबर sir. आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. अगर जब ये होल नंबर नहीं आ रहा है तो आखिर ये क्या आ रहा है? क्यों ऐसा आता है कि किसी का 1.0, किसी का 16 किसी का जो है 39.9? ये कैसे आ रहा है? ये एक्चुअली इसका एवरेज मास होता है। इसी कारण से इस प्रकार से जो हम लोग निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। सबसे फेमस एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन का एवरेज मास आप सभी को पता है कितना होता है? 35. ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं क्लोरीन का दो आइसोटोप लेता हूं। एक लिया मैंने 75% वाला, दूसरा क्लोरीन मैंने लिया कौन सा वाला? 25% वाला। और इस क्लोरीन का जो मास है एटॉमिक नंबर 17 है और 35 है, और ये 35 वाला जो है 17 है एंड 37 है। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? अब मैं इसका एवरेज मास, Yes. एवरेज मास जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? ध्यान से सुनना।
कि जितना परसेंटेज है आप लिखो और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 35 है तो हमने 35 मास ले लिया और इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको हमने 17 लिया और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 37 कर लिया, और इसको हमने ऐड किया क्योंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 35, 50 एंड 17 आ जाएगी। अब इसको जोड़ के देख लेना, इतनी ही वैल्यू आती है। और इसको हमने सॉल्व किया तो यहां से इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको डिवाइड करने पे ही आती है, सारी चीजों को डिवाइड करने पे आपकी इतनी आ जाएगी 35.50 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो इतनी आती है। अब हमने जैसे ही डिवाइड किया तो इतना आ गया। अगर हमने यहां से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही कहता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज, मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू, इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। और नीचे में, सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे टोटल परसेंटेज होगा। ठीक है, खैर चीजें वही है। यहां पे हम लिखते हैं कितना हो जाएगा, 35 इंटू 7 प्लस 37 इंटू 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज 75 है प्लस 25, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 35, 50, 100, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35.5। तो इस प्रकार से इसी कारण जो है किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो किस फॉर्म में आता है, आपका जो है पॉइंट में आता है, क्योंकि वो मास एक्चुअल मास नहीं होते, सभी के मास को मिला के बनाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कह देते हैं। किसी का भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, जिसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं कि कार्बन का जो परसेंटेज है 12 वाला, यहां लिख भी देता हूं C612, और इसका परसेंटेज मैंने दिया 40%। ठीक है, और मैंने दे दिया आपको C616। एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता है 12, 14, 16, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअल में इतना परसेंटेज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ले लिया 60%। 60 कट रहा है कि नहीं कट रहा, चलिए कोई बात नहीं, हम एवरेज निकाल लेंगे। अब मुझसे पूछा कि इसका जो है एवरेज मास निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 40 प्लस 16 इंटू कितना हो जाएगा, 60, और नीचे में कितना हो जाएगा, 40 प्लस 100, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 480, और ये कितना हो जाएगा, 960, और ये कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, 4, 13, 1, 14, और यहाँ पे करीब करीब कितना आ जाएगा, 14.4। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, एवरेज मास निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, is the number indicate how many times of mass of 1 mole of substance heavier than the 1/12 of mass। एक बात को याद भी रखिएगा कि किसी का भी जो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है, कार्बन 12 का 1/12 के पार्ट से निकाला जाता है। क्या होता है, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, आपका जो भी वेट है उसको रखिए और किसको क्या कर दीजिए, 1/12 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो दोनों को मिला के जो बनेगा उसका जो है जोड़ के बन जाएगा। या एक्चुअल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास इनटू एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास जो है क्या होता है कि एक मास जो है यानी कि 1 पॉइंट जो इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है, ये 1 AMU की। तो जितना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो है क्या निकल जाएगा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। इसमें आपको समझाने के लिए अलग अलग टाइप से जो है आपको समझाता हूं मैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि CO2, तो आपका जो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है
आपको पता है 12 प्लस 12 अगर ऑक्सीजन का कितना है 16 और कितने ऑक्सीजन है 2, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का कितना हो जाएगा, क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 2, और सल्फर का कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम। बोलिए, क्या ये समझ में आ रहा है कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं? यस सर। ये तो मेरे ख्याल से ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का, इसका कितना आएगा? फटाफट से निकालिएगा। निकालिए। किसी ने निकाला? रिया, हर्ष, अंशिका, बड़ा आसान सा है। हरीश, शिल्पी, मुस्कान, सुहानी, आकांक्षा। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई किया है या नहीं किया? अच्छा, आप लोगों को शायद ये नहीं पता रहा होगा कॉपर का कितना मास होता है 63.5, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है। हाँ बताइए। 237 कितना आ गया? चलिए मैं निकाल लेता हूं जिन्होंने नहीं निकाला। अब बच्चे क्या करेंगे? ओके, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ। सर 250। ओके, चलिए निकालते हैं। इसका कॉपर का जो मास होता है वो कितना होता है 63.5। अगर से आप पॉइंट को बाद में भी कैलकुलेट, बाद में ऐड कर सकते हो। सल्फर का कितना हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 4। ओके, अब आपको पता है कि H2O का मास कितना होता है 18, 18 इंटू 5। 18। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा? इसका मतलब यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है? सर ऐड करेंगे दोनों। वेरी गुड। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि डॉट लिखा हुआ है तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा 63.5 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 90। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3426639। अब 15, 15 3 18, 18 6 249.3। अब एक बार चेक कर लीजिए क्या यही आंसर आ रहा है, सही जोड़े हैं? ओके, यस सर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर जो डॉट वाला आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन देता हूं आपके लिए निकालने के लिए। C6H12O6 ग्लूकोज का निकालिए। C12H22O11 सुक्रोज का निकालिए या शुगर का। अगर मैं आपको दे दूं किसके लिए TaCO3 का निकालिए आप लोग, और किसका दे दूं HNO3 का दे देता हूं, ठीक है। TaSO4.12H2 का निकालिए। इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट है, आप इन सभी का जो है निकालिए, और सभी का निकाल के जो है नेक्स्ट क्लास में जरूर बना के लाइएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में मॉल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर Yes, मिलेंगे sir. नेक्स्ट क्लास में।